हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस लीगल वीडियो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक जो कि है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ फाइन। एग्जीक्यूशन की जो प्रक्रिया है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जब कभी किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा या जज के द्वारा किसी एक्यूज्ड पर, किसी व्यक्ति पर जब जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है, जुर्माने की फ़ाइन की सज़ा इम्पोज की जाती है और व्यक्ति उस जुर्माने की राशि को नहीं देता है, उसको कोर्ट में जमा नहीं करता है या जिस व्यक्ति को वो देनी चाहिए उस व्यक्ति को नहीं देता है, तो ऐसी दशा में क्या करेगी कोर्ट? किस तरीके से एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ फाइन को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराएगी वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में जो सेक्शन है वो सेक्शन है 421 CRPC। तो यहाँ पर बताया गया है वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन, जुर्माना उद्धृत करने के लिए वारंट। तो फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऐसा ऑर्डर किया गया है, जुर्माने का ऑर्डर किया गया और वो राशि जमा नहीं करता है कोर्ट में, या जिस व्यक्ति को देने के लिए ऑर्डर किया है उस व्यक्ति को नहीं देता है, तो यहाँ पे वारंट इशू किया जाएगा। और वारंट किस किस तरीके के इशू किए जाएंगे वो यहाँ पर 421 में बात की गई है। तो सेक्शन 421 कहता है कि व्हेन एन ऑफेंडर हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन, कोर्ट पासिंग द सेंटेंस में टेक एक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन इन आइदर और बोथ ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर जो रिकवरी करने के दो तरीके बताए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों तरीके से वो रिकवरी कर सकता है फ़ाइन की, या किसी एक तरीके से, दोनों में से एक तरीके के द्वारा, एक तरीके को अपना के, एक मेथड को अपना के वो रिकवरी ऑफ फाइन कर सकता है, या दोनों मेथड एक साथ प्रयोग करके भी वो रिकवरी ऑफ फाइन कर सकता है। तो ये मेथड क्या है? तो पहला मेथड इसमें बताया गया है, इशू अ वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय द अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू द ऑफेंडर। तो यहाँ पर जो वारंट इशू किया जाएगा, दोनों ही तरीके में वारंट का बताया गया है। तो यहाँ पे जो पहला वारंट इशू किया जाएगा, वारंट इशू किया जाएगा किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो ऑफेंडर है, जो रुपए नहीं दे रहा है, तो ऑफेंडर की जो मूवेबल संपत्ति है, मूवेबल संपत्ति मतलब जो IPC के सेक्शन 22 में बताई गई है, तो वो मूवेबल संपत्ति को यहाँ पर क्या करा जाएगा? अटैचमेंट के द्वारा एंड सेल के द्वारा, अटैचमेंट एंड सेल के द्वारा ये रिकवरी ऑफ फाइन की जाएगी। तो जो ऑफेंडर है, तो जो यहाँ पर व्यक्ति जो ऑफेंडर है, तो उसकी जो मूवेबल संपत्ति है उसको अटैच करके और उसको सेल करके यहाँ पर रिकवरी ऑफ फाइन की जाएगी। ये पहला मेथड हो गया। और जो दूसरा मेथड है उसमें कि सेकंड मेथड क्या है रिकवरी ऑफ फाइन के लिए? सेकंड मेथड क्या है? तो सबसेक्शन बी, जो 421 का सबसेक्शन बी है, वो इस बारे में बताता है, इश्यू अ वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर जो वारंट इशू किया जाएगा वो कलेक्टर को किया जाएगा, अथोराइजिंग हिम टू रियलाइज द अमाउंट एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द ऑफेंडर। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, वो वारंट इशू करेगा कलेक्टर को, और कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्टर जो रिकवरी ऑफ फाइन करेगा वो किस मैनर में करेगा? जैसे कि वो लैंड रेवेन्यू जो एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू रह जाता है तो उसको वो उद्धृत करता है, वो उसकी रिकवरी जिस प्रकार करता है उसी प्रकार से इस फाइन की भी, जो CRPC और IPC के अंतर्गत जो फाइन बताया गया है या अन्य जो क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो फाइन बताया गया है, तो उसकी रिकवरी भी वो ऐसे करेगा जैसे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू की जिस प्रकार वो रिकवरी करता है उसी तरीके से करेगा। और ये किसके संबंध में? मूवेबल और इमूवेबल दोनों संपत्तियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे स्थावर और चल संपत्ति दोनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये करेगा। तो ये दो तरीके हैं। पहले तरीके में तो
तो वो जो पुलिस वाले को या जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं उस व्यक्ति को वारंट इशू कर देगा। और जो सेकंड तरीका है यहाँ पर जो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है उसको वारंट इशू करके ये उसे अथोराइज करेगा कि वो उस अमाउंट को, जो अमाउंट ऑफ फाइन है उसको रिकवर करे बाय द वे ऑफ एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू का जो कलेक्टर का जो काम है करने का, उसी तरीके से वो फाइन की रिकवरी करे, ये कर सकता है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि सेक्शन 421 का प्रोवाइडेड क्या कहता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी ऑफेंडर के अगेंस्ट सेंटेंस ऑफ फाइन का ऑर्डर दिया जाता है और वो फाइन की राशि को कोर्ट में जमा नहीं करता है या जिस व्यक्ति को वो देनी है वो नहीं देता है, तो उसको यहाँ पर इम्प्रिजमेंट की सज़ा भी हो सकती है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। तो यहाँ पर वो जब यहाँ पर वो कोर्ट में या जिस व्यक्ति को फ़ाइन देना होता है वो फ़ाइन नहीं देता है, फ़ाइन की राशि अमाउंट जमा नहीं करता है, तो यहाँ पर उसके डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर उसे क्या किया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई जाती है। तो यहाँ पर इम्प्रिजमेंट की अगर सज़ा कोर्ट सुनाता है तो यहाँ पर यदि उसने पूरी उसके बदले में, जो फ़ाइन के बदले में उसे जो कारावास की सज़ा दी गई थी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फ़ाइन के लिए उसे जो इम्प्रिजमेंट दिया गया था, यदि वो पूरा कर लेता है, वो पूरा कारावास जो उसे 1 महीने का 1.5 महीने का जो भी दिया था वो यदि वो पूरा कर लेता है, तो यहाँ पर उसके अगेंस्ट ये जो हमने सबसेक्शन ए में पढ़ा, बी में पढ़ा, जो वारंट इशू किया जाता है रिकवरी ऑफ फाइन के लिए, वो नहीं किया जाएगा। जो हमने 2 मेथड पढ़े कि पहला रिकवरी ऑफ फाइन बाय मूवेबल प्रॉपर्टी, तो पहला जो हमने तरीका पढ़ा, और जो सेकंड तरीका पढ़ा इशू ए वारंट टू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो हमने जो तरीके पढ़े वो तरीके नहीं अपनाए जाएंगे और उसका एक तरीके से जुर्माने के लिए अब वारंट इशू नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने उसके लिए सज़ा भुगत ली है। लेकिन इसका कुछ 1-2 एक्सेप्शन हैं, वो इस प्रोवाइडेड में बताए गए हैं। तो नो कोर्ट सेल इशू सच वारंट अनलेस, तो यहाँ पर कोई वारंट इशू नहीं करेगी यदि उसने सज़ा भुगत ली है, अनलेस फॉर दी एक्सेप्ट फॉर दी स्पेशल रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। बहुत ही ज़्यादा कोई स्पेशल रीज़न्स हो, बहुत ही ज़्यादा जुर्माने की राशि की ज़रूरत हो या ऐसी स्थिति हो कि उस समय उस व्यक्ति के पास रुपया नहीं था और इनहेरेंट प्रॉपर्टी उसे प्राप्त हो गई जब उसने ये सज़ा भुगत ली। इस तरह के कोई भी रीज़न हो सकते हैं, स्पेशल रीज़न हो सकते हैं। तो और यहाँ पर इट कंसीडर इट नेसेसरी टू डू सो, और कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना ज़रूरी है और स्पेशल रीज़न है तो वो कर सकती है। और अनलेस इट हैज़ मेड एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और कंपनसेशन आउट ऑफ द फाइन अंडर दी सेक्शन 357। तो 357 के अंतर्गत जो एक्सपेंसेस के या कंपनसेशन का जो ऑर्डर दिया जाता है तो वो वहाँ पर क्या हो सकता है, वहाँ पर ये कारावास की सज़ा भुगतने के बावजूद, जो इन डिफ़ॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ फाइन के बदले में जो कारावास की सज़ा दी गई थी उसको पूरा भुगत लेने के बाद भी यहाँ पर ऑर्डर दिया जा सकता है। यहाँ पर 3 कंडीशन बताई गई हैं 357 के अंतर्गत, जो एक्सपेंसेस और कंपनसेशन बताया गया है उसमें, और जो स्पेशल रीज़न, कोई स्पेशल रीज़न यदि कोर्ट को लगते हैं तो उनमें वो ये ऑर्डर बाद में भी दे सकती है, सज़ा भुगतने के बाद में भी वो वारंट इशू कर सकती है। जो हमने मेथड देखा वारंट इशू के जरिए वो उस तरीके से रिकवरी ऑफ फाइन कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका सबसेक्शन 2। यहाँ पर इसका जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल रेगुलेशन द मैनर इन विच द वारंट अंडर द क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन फर्स्ट आर टू बी एग्जीक्यूटेड। तो जो क्लॉज ए ऑफ द सबसेक्शन फर्स्ट है उसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार किया जाएगा। जो वारंट इशू किया है वो किसको किया जाएगा, किसी कर्मचारी को किया जाएगा कोर्ट के, या पुलिस ऑफिसर को किया जाएगा। तो इस तरह के रूल्स कौन बना सकता है, ये बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि ईजी रहे, क्योंकि यहाँ पर तो केवल ये लिखा है कि वारंट इशू किया जाएगा। वारंट का एग्जीक्यूशन कौन करेगा उसके संबंध में
यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, रेगुलेशन बना सकती है और मैनर डिसाइड कर सकती है। तो सब क्लॉज ए में, जो सब सेक्शन ए फर्स्ट था, उसके सब क्लॉज में हमने पढ़ा था, इशू अ वारंट फॉर द लेवी ऑफ द अमाउंट बाय द अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू ऑफेंडर। यहाँ पर जो सब क्लॉज ए है, इसमें जो वारंट इशू किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू ऑफेंडर। यहाँ पर रिकवरी ऑफ फाइन किस तरीके से की जा रही है? ऑफेंडर की संपत्ति, जो मूवेबल संपत्ति है उसको अटैच करके और उसको बेच के यहाँ पर रिकवरी की जा रही है फाइन की। तो यहाँ पर जो वारंट इशू किया है किसे किया जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसा किया जाएगा? तो इसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। और इसके सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है आगे, फॉर द समरी डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्लेम मेड बाय एनी पर्सन अदर देन द ऑफेंडर इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच वारंट। यहाँ पर जो हमने पहला मेथड पढ़ा था अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट, वहाँ पर रिकवरी किस तरीके से की जा रही थी? वारंट इशू किया जा रहा था, किस लिए? अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर यदि पहले तरीके के जरिए यदि किसी व्यक्ति की, जो ऑफेंडर है, उसकी संपत्ति अटैच की जाती है और तीसरा कोई अन्य व्यक्ति ये कहता है कि ये तो मेरी संपत्ति है, ये तो अटैच की नहीं जा सकती, ये ऑफेंडर की संपत्ति नहीं है, मेरी संपत्ति है, तो उसके जो क्लेम है वो किस तरीके से डिसाइड किए जाएंगे? तो इसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्लॉज 2 में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो इसका जो तरीका है, जो हमने इस बुक में पढ़ा और जो प्रैक्टिकल में भी देखा जाता है, तो यहाँ पर क्या करती है, इस तरह का अगर कोई मैटर आता है तो 84, जो सीआरपीसी का सेक्शन 84 है, उसके अंतर्गत इसको निपटाया जाएगा। और या फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको स्टे कर दिया जाएगा इस प्रोसीडिंग को, और जो पार्टीज़ को सिविल कोर्ट भेज दिया जाएगा कि फर्स्ट क्या वहाँ पर डिसाइड करो कि किसका राइट है, किसकी ओनरशिप है, ये डिसाइड करो, तब आगे की प्रोसीडिंग होगी। थर्ड पर्सन है जो ये क्लेम कर रहा है, इट इज़ माय प्रॉपर्टी, आई एम ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, तो उसको सिविल कोर्ट भेज दे कि वहाँ से डिसाइड करवाओ किसकी ओनरशिप है। तो उसके बाद आगे उसी जो ऑर्डर सिविल कोर्ट करती है उसके जरिए डिसाइड करेगा। ये तरीका या पहला तरीका सेक्शन 84 ऑफ सीआरपीसी, ये तरीके अपनाए जाते हैं और अपनाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा रूल बना देती है तो फिर जो रूल बनाया है वही तरीका अपनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसका सब सेक्शन 3। ये कहता है वेयर द कोर्ट इशू अ वारंट टू द कलेक्टर अंडर क्लॉज बी ऑफ द सब सेक्शन फर्स्ट। जो हमने दूसरा तरीका बताया था कलेक्टर को वारंट इशू करने के लिए, तो यहाँ पर क्या है, द कलेक्टर शैल रियलाइज द अमाउंट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ रिलेटिंग टू रिकवरी ऑफ द एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जो हमने पहले बताया था वो रिकवर किस तरीके से करेगा, जिस तरीके से वो एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू की जो रिकवरी करता है उसी तरीके से वो इस फाइन की रिकवरी करेगा। एज इफ सच वारंट वर आ सर्टिफिकेट इशूड अंडर द लॉ, कि एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है, ऐसा माना जाएगा कि एक सर्टिफिकेट इशूड कर दिया गया है अंडर द लॉ दैट द इट इज़ एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, इसे एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू की तरह वो ट्रीट करेगा। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला मेथड था, जो रिकवरी ऑफ फाइन के लिए जो पहला मेथड था, जिसमें कि वारंट इशू किया जाता है फॉर द अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ऑफेंडर। तो यदि वो जो प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी, यदि वो जो जज है या मजिस्ट्रेट है उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर है, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पर क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा? तो यहाँ पर क्या कराया जाएगा, यदि जैसे कि आगरा का मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर कर रहा है और जो प्रॉपर्टी है मूवेबल
वो फिरोजाबाद में है, तो वो क्या करेगा, फिरोजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहले उस वारंट को इंडोर्स्ड करेगा। उसके वो जो वारंट है वो इट इज़ इंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन सच प्रॉपर्टी इज फाउंड। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो संपत्ति है, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया कि फिरोजाबाद में वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो सबसे पहले उसको इंडोर्स करेगा। वो लिखेगा कि हाँ इस संपत्ति का कुर्की और विक्रय किया जाए, इस तरह का वो इंडोर्स करेगा शॉर्ट में। तब जाके वहाँ पर वो कुर्की और वो उसका जो विक्रय है, जो अटैचमेंट और सेल है, वो होगी। तो ये भी बहुत मुख्य बात है इसके साथ जानने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पूरा प्रोसीजर देखा कि एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ फाइन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से जुर्माने की राशि वसूल की जाती है। तो दोस्तों, ये हमने पूरा प्रोसीजर जाना। तो इसी के साथ हमें सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 70 सेक्शन को पढ़ना चाहिए। ये जो 70 सेक्शन है आईपीसी का, वो ये बताता है कि कितने समय में जो फाइन इम्पोज्ड किया गया है उसकी राशि को कितने समय में उद्घृत किया जा सकता है, मतलब उसकी रिकवरी कितने समय में की जा सकती है और कितने समय के बाद उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती है। तो सेक्शन 70 ये बताता है कि 6 वर्ष, यहाँ पर जो समय अवधि बताई गई है, जो ड्यूरेशन बताया गया है, वो 6 ईयर बताया गया है। 6 ईयर के अंदर ये फाइन जो इम्पोज किया गया है उसको उद्घृत किया जा सकता है, उसके बाद उद्घृत नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यदि उस व्यक्ति को जो सेंटेंस सुनाई गई है, जो इम्प्रिजमेंट की सेंटेंस सुनाई गई है, उसको कारावासित किया गया है इसके संबंध में, यदि वो 6 वर्ष से अधिक है, वो 6 वर्ष से अधिक है, तो यहाँ पर उसकी अवधि कब तक कितनी होगी, उसकी अवधि 6 वर्ष से अधिक होगी। और कितनी होगी, जितनी की वो इम्प्रिजमेंट की। यदि उसकी इम्प्रिजमेंट 10 साल की है, 10 साल की इम्प्रिजमेंट है, तो यहाँ पर उसकी जो जुर्माना रिकवर करने की अवधि है वो यहाँ पर 6 वर्ष नहीं रहेगी, वो अकॉर्डिंग टू इम्प्रिजमेंट पीरियड वो कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। यदि 9 वर्ष है तो 9 वर्ष हो जाएगी, जितनी इम्प्रिजमेंट का पीरियड है वो हो जाएगी। और यहाँ तीसरी बात की गई, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाना, किसी व्यक्ति कोई मर गया है, तो यहाँ पर उसका मतलब ये नहीं है कि जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच्ड है या उसकी प्रॉपर्टी से जो रिकवरी ऑफ फाइन की जा सकती है वो वहाँ पर नहीं की जाएगी, वो लाइबल होगी। जो प्रॉपर्टी है उस पर वो भार होगा और वो रिकवरी की जा सकती है उसकी प्रॉपर्टी से। तो ये बताया गया कि 6 जो मोटा यहाँ पर यह है कि 6 वर्ष यहाँ पर अवधि है, और यदि इम्प्रिजमेंट दी गई है तो इम्प्रिजमेंट की अवधि है रिकवरी फॉर दी फाइन के लिए। फ्रेंड्स, लीगल वीडियो लेक्चर का ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन।